ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए थे शायद मैंने। हाँ बिल्कुल, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले तो नंबर 1, एंड देन नंबर 2 आज हम सीक्वेंस सीरीज भी फिर शुरू कर देंगे। जो क्वेश्चन पेंडिंग है 2-3 वो हम पहले डिस्कस कर लें, फिर ही उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज आज शुरू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके सो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके चलो तो शुरू करते हैं। एक तो शायद मैंने तुम्हें ये बोला था प्रूव करने को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तुम एक बार मुझे याद दिला देना। इफ Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। किसी से हुआ प्रूफ? वैसे तो किसी ने मुझे सॉल्यूशन भेजा नहीं है, स्टिल दूसरी बैचेस वालों ने मुझे भेजा था, FR12 वाली बैचेस ने। तुम में से किसी ने बनाया है ये क्वेश्चन? कैसे होगा ये, तो जरा समझते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों हमारी वर्टाइसेस है किसकी? इक्विलैटरल ट्राइंगल की। तो तुम्हें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? डू यू नो एनीवन? इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? सर डिस्टेंस सेम होता है सारे ठीक है, डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक होता है, जिसका सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है। ठीक है, तो उनमें से मैं सिर्फ एक और सबसे इजी प्रॉपर्टी पूछूंगा, जिसपे पूरा क्वेश्चन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन के बहुत सारी मेथड्स है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक मेथड से बता रहा हूं, बाकी कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, Z1 माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का मॉड is equal to Z3 minus Z1 का mod is equal to A? Can we say like this? यस सर। क्यों कह सकते हैं हम, बताओ मुझे क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता है कि डिस्टेंसेस सब क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल है तो बिल्कुल, Z1 ये का सभी साइड्स इक्वल होगी, बिल्कुल सही, इक्वल। परफेक्ट। ठीक है, ये तीनों बराबर है। जब भी मॉड्यूलस आता है तो मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट बोला है हर बार, हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे या नेक्स्ट स्टेज पे? स्क्वायर। स्क्वायर। मतलब सब कुछ मैंने बताया हुआ है, स्टिल ये क्वेश्चन नहीं होता, तभी तो ये खास है क्वेश्चन। ठीक है, और इसीलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले इन दो को लेते हैं, स्क्वायर करो, कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू, जब भी मॉड Z का स्क्वायर आता है तो उसको Z इंटू Z बार करके लिखते हैं। अब कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये हमने सब पढ़ा हुआ है, तो मैंने अलग भी कर दिया, ये आया। तो इसी से हम बोल सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार किसके बराबर आ गया? A स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 के। इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट इन मेकिंग द इक्वेशन नंबर 1? बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, खत्म हो गया क्वेश्चन तो। मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z1 है क्या बोला, वापस बोलो, क्या बोला तुमने? नहीं सर। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम वापस आते हैं। सिमिलरली दूसरे में क्या बनेगा बताओ, अगर मैं बाकी दो को लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं तो बोलो। Z2 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, परफेक्ट, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो सिमिलरली एक आखिरी इक्वेशन और बता दो, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली Z3 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन Z बार माइनस माइनस Z1 बार
is equal to a square upon z3 minus z1. ये आ गया. This will be our equation number 3. अब तुम आराम से धीरे से क्या करोगे? 1 plus 2 Add. plus 3. बिल्कुल Plus- सही. अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? ऐड सर करें. वो इक्वेशन नंबर 1 में Z1 बार माइनस Z2 बार नहीं आएगा? ये लिखा तो है Z1. अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो. हाँ हाँ ये, अरे यार इतना तो समझ जाओ ना, बाकी सब समझ गए. यस. ठीक है चलो. इन तीनों को ऐड करो. क्या आ रहा है जरा बताओ. तीनों को ऐड कर दो, कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत खास चीज मिलेगी. ऐड करो ऐड. तो LHS क्या बन गया? अंडा. और इधर क्या बन गया? ए स्क्वायर कॉमन निकल गया. 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1. बनेगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. और अब ए स्क्वायर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, वो तो साइड से ट्राइंगल की. ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो किसको जीरो होना पड़ेगा? जो ब्रैकेट में है. ओ ओ ओ. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला. ये भी ट्रू होता है. इन व्हाट? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये भी प्रूव डेट में मैं तुम्हें दे सकता था, पर अगर ये देता तो शायद तुम क्लिक कर लेते. जो मैंने दिया वो तुम नहीं कर पाए. एलसीएम लोगे? कोई एलसीएम लेके बताएगा क्या आएगा? एलसीएम लेके जो तुम्हें मिलने वाला है आफ्टर टेकिंग एलसीएम. एलसीएम मेरे ख्याल से सबको आता है लेना, मल्टीप्लाई करना आता है. और अगर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर विल बी जीरो. यस और नो? आफ्टर टेकिंग एलसीएम अगर इक्वल टू जीरो है तो डिनोमिनेटर Yes, गायब हो sir. जाएगा. Yes. न्यूमरेटर विल बी जीरो. और तुम्हें पता है क्या आएगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर. करो सब करो. एलसीएम लो. तुम ही करोगे, ये मैं नहीं करके बताऊंगा. अब बता दिया मैंने तो जो बताना था इस क्वेश्चन में. प्लस Z3 Z1. एलसीएम लो खुद और न्यूमरेटर को जीरो करो. एलसीएम लेना आता है, मैं ये मान के चलता हूँ. 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं? पहले में आएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1. दूसरे में आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1. और आखिरी में आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3. और जब तुम उन सबको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा. ये वाले पार्ट को RHS में ले जाना, बस खत्म. क्वेश्चन इज ओवर. किसी को कोई भी डाउट? यही चाहिए था मुझे रिलेशन, तुम देख सकते हो. और ये हमने डिराइव भी कर लिया. मेन लॉजिक क्या था? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंसेस सब बराबर होंगे. जैसे ही मॉड आया, मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वायर करते, कॉन्जुगेट में लिखते हैं. अलग करा उसको, क्योंकि जो फाइनल आंसर हमें जो प्रूव करना है उसमें कॉन्जुगेट वगैरह कुछ नहीं है. तो कॉन्जुगेट को सभी में, तीनों में हमने LHS में रखा. ऐड कर लिया क्योंकि हमें कॉन्जुगेट्स को हटाना था. ये रिलेशन मिल गया. और याद रखना, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इसका कॉन्जुगेट भी ट्रू होगा. बताओ क्यों? पूरे को कॉन्जुगेट ले लो. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, 1 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, 1 अपॉन Z3 बार माइनस Z1 बार. और नीचे भी इन सब में कॉन्जुगेट लगा देना सब में. तो कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन वाला भी करेक्ट होता है. तो ये हमारा पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था. किसी को कोई डाउट? सर ऐसी चीज हमें No, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पूछ सकते हैं. आइसोसेलेस वगैरह के लिए मेथड नंबर 2 काम आएगी, जो मैं तुम्हें पार्ट 2 में बताऊंगा. उसमें रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़ने वाले हो. हम रोटेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो अपन उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को भी देखेंगे. वो जनरलाइज मेथड है. सर रोटेट मतलब? रोटेट करेंगे, घुमाएंगे. बताऊंगा बताऊंगा. वो पार्ट 2 का पार्ट है. उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर अपन पीछे हो जाएंगे. मैं बता तो सकता हूँ बट अभी वक्त नहीं है बेटा. फिर अपन को सीक्वेंस सीरीज भी शुरू करना है ना, इसलिए यस. पढ़ाऊंगा ना वो तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में. ओके चलो, ये भी हो गया. क्या दिया था दूसरा क्वेश्चन, कोई बताएगा? मुझे देखना पड़ेगा वरना. और भी X कुछ plus X plus 1 is equal to 0. Then value of Then x value plus of 1 upon n हाँ whole bracket बिल्कुल square. सही है. एक सेकेंड. हाँ
मैं लिख रहा हूं, मुझे बता देना यही क्वेश्चन था क्या. इफ x square plus x plus 1 equals to 0, then value of x plus 1 upon x का होल स्क्वायर प्लस x square plus 1 upon x square का होल स्क्वायर प्लस x cube plus 1 upon x cube का होल स्क्वायर प्लस अप टू x raised to 27 plus 1 upon x raised to 27 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी. किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मैं आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन देना आज से बंद कर रहा हूं. ओके सर, इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब इसका क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है. इतना हो सकता है, बट अभी हमने इस इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो हम उसी को यूज करेंगे और उसी का तो एप्लीकेशन पे दिया था मैंने. ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दूंगा, मुझसे मांगना मत. क्या इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं? यस और नो बताओ. यस. क्या ये हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है. ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर भी करेगा. अब कौन सा मानना है हमें, कौन सा रूट लेके चलना है, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन सभी एक्सप्रेशन में ओमेगा रख सकता हूं मैं, ओमेगा विल सेटिस्फाई, क्योंकि वो उसका रूट है, वो तुम्हें गिवन है. यस और नो, ओमेगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? Yes. क्योंकि वो उसका रूट है, रूट तो सेटिस्फाई करते ही है ना. देन द वैल्यू पूछा ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तुम्हें दे ही दिया है कि वो ओमे इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसके रूट से. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं या तो ओमेगा रखूं या तो ओमेगा स्क्वायर रखूं, तो मैं ओमेगा रख लेता हूं. देखता हूं क्या आता है. ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 27 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 27 का होल स्क्वायर. ये आ गया. ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर. क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है? Yes, sir. यस. और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी पढ़ा है हमने कि ओमेगा होता है. ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में, पहले वाले में ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे ओमेगा क्यूब होके 1 हो जाएगा. पिछली क्लास में हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी, तुम देख सकते हो. सिमिलरली 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा लिख सकता हूं. थर्ड में क्या बनेगी वैल्यू? ये ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1. यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर तुम थर्ड स्टेप तक नहीं लिखते हो, सिर्फ 2 ही स्टेप तक लिखते हैं, तो पैटर्न कुछ और बनता. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1 का होल स्क्वायर, ये भी -1 का होल स्क्वायर. क्या ऐसा भी कुछ पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. जिसने नोट्स रिवाइज करा वो फटाक से समझ लेगा. अब देखो, पहले का 1 आ गई वैल्यू, दूसरे के भी 1 आ गई वैल्यू, तो ऐसा हमारा दिमाग कहता है कि शायद सभी 1 होने वाले हैं. और जैसे ही तुमने ये सोचा, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि थर्ड स्टेप तक हमें जाना पड़ेगा. चौथे से रिपीटेशन शुरू होगा. पहले 2 की वैल्यू से ये मत सोच लेना कि सभी 1 होने वाले हैं. जो थर्ड आ रहा है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, और 1 अपॉन ओमेगा क्यूब भी 1, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4 हो गया. तो तीसरे से मुझे बना क्या? 4 बना. अब इसके बाद वाली वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोई बताएगा इसके बाद वाली वैल्यू क्या आने वाली है? ओमेगा रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू, बिल्कुल सही 1 ही होगा, क्योंकि ओमेगा रेस टू 4 को अपन फिर से ओमेगा लिख सकते हैं. 4 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1. ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है. तो ओमेगा और नीचे 1 अपॉन ओमेगा, तुम देखोगे फर्स्ट स्टेप आ गई फिर से सेम, तो वैल्यू तो सेम मिलेगी. तो हर 3 की पेयरिंग के अकॉर्डिंगली आंसर होगा. और ओमेगा की साइकिल भी 3 चलती है, हमने देखा है. तो पहले 3 की सम की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6. पहले 3 के सम की वैल्यू 6 हो गई. अगर पहले 3 के सम की वैल्यू 6 है, तो उसके बाद की भी 6 होगी. तो 6 6 ऐसे कितने आएंगे? 3 की पेयरिंग कितनी बन रही टोटल?
टोटल 27 तक है तो टोटल 9 पेयरिंग बनेगी। 9 तीन करोगे 3 9 27 होता है ना, तो टोटल 9 पेयरिंग बनेगी। और हर एक पेयरिंग की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 6 into 9 is equal to 54 is the answer. 54. So this was the question जो हमने डिस्कस करा। Any doubt? Any doubt anyone? बहुत इजी था, बस हमें कैसे शुरुआत करनी थी क्वेश्चन ये मेन था कि हमने कैसे उस एक्सप्रेशन को लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी रखते तुम एक्स तो भी वैल्यू सेम आती, बस ये फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज हो जाते, ये वैल्यू और ये वैल्यू इंटरचेंज होती, पर ऑटोमेटिकली दोनों की वैल्यू 1 ही है। और थर्ड में तो ओमेगा स्क्वायर भी रखते तो ओमेगा रेस टू 6 बनता, यहाँ 3 के कारण ओमेगा रेस टू 6 बन जाता अगर मैं ओमेगा स्क्वायर रखता, और ओमेगा रेस टू 6 भी 1 ही होता है, तो आंसर सेम ही आएगा पूरा एक्सप्रेशन में। और फिर 2 से ये मत सोचना कि सब 1 होंगे, तीसरे तक की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता, अगर तुम अटेम्प्ट करते, तो शायद तुम्हारा आंसर तुम बोलते 27 आएगा, जो जनरली बाकी बैचेस में बच्चों का आया था। ठीक है, बट तुम तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगी क्वेश्चन की खासियत क्या है। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, बाकी बैचेस के बच्चों से तुम्हारे में ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखने लगेगा मुझे, क्योंकि अगर तुम चैलेंजिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा आईक्यू लेवल नहीं बढ़ेगा, ये मान के चलना, क्योंकि हमें अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना है। यहां तो मैं तुम्हें सब सॉल्यूशंस दे दूंगा, पर तुम्हारा क्या दिमाग लगा, तुम तो समझ रहे हो, वो तो मेरी स्पेशलिटी हो गई कि मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ और तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, बट तुमने अपना दिमाग कहां लगाया? लगाया ही नहीं तुमने तो दिमाग। और चैलेंजिंग क्वेश्चंस में देता ही इसलिए, नॉट फॉर द आंसर्स बट फॉर द अटेम्प्ट, कि तुम सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगी कि गलतियां क्या होने वाली। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे ने बोला सर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से होगा क्या, तो तुम्हें पता चला कि नहीं, उससे नहीं होने वाला है। जिसने ट्राई करा होगा उसको पता होगा उससे कुछ नहीं बन रहा था। तुम्हें अलग अलग तरीके पता चलेंगे कि तुम क्या क्या सोच सकते हो। फिर तुम बोलते हो एग्जाम में कि सर वो क्वेश्चन आया, सर मुझसे क्लिक ही नहीं हुआ, मैं कुछ और ही सोच रहा था, सर स्टार्टिंग के स्टेप्स तो समझ में आई पर एंड में आंसर नहीं आता। इन सबके क्या रेमेडी है? यही रेमेडी है कि तुम पहले से ही उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, करो उनको क्वेश्चन जब तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं पता है। जब तुम अटकोगे तो तुम्हें पता चलेगी अपनी गलतियां, जब मैं डिस्कस करूंगा। और फाइनल पेपर वाले दिन फिर वो तुम गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि वहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, वहां क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ही आंसर निकालना है। और अगर मेरी क्लास की कराई हुई वैरायटी नहीं आई तो तुम तो करोगे ही नहीं, तुम तो छोड़ दोगे, बोल दोगे सर ने ये पढ़ाया ही नहीं। पर बेटा मैथ्स में इनफाइनाइट वैरायटीज है, दुनिया का कोई भी शख्स इनफाइनाइट वैरायटीज नहीं करवा सकता, और इनफाइनाइट के बाद भी कोई एक नई वैरायटी और निकल जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी भी कंपेयर नहीं होता है, अलग अलग इन्फिनिटीज होते हैं। तो तुम कहां जाओगे, क्या करोगे? कम से कम अपन अपने दिमाग को इतना तैयार कर लेंगे कि नया कोई क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कर सके। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ गिविंग यू द चैलेंजिंग क्वेश्चन, नॉट द आंसर। ठीक है, आंसर से तो मुझे मतलब भी नहीं है, आंसर आ जाए अच्छी बात है, गुड बोलूंगा, नहीं है नॉट एन इशू, चलेगा, स्टिल गुड कि तुमने अटेम्प्ट करा, तुम्हें मेथड पता चली कि हम इस क्वेश्चन को देख के क्या क्या कर सकते थे। एग्जाम में आता तो फिर तुम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर ही करते रहते कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर अब पता चल गया कि नहीं हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे। मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से नहीं होगा, तुमने करा, तुम्हें लगा नहीं आया, तो फिर तुम्हें पता चला, तुम्हें सीखने को मिला कि दिस टाइप ऑफ वैरायटी इज नॉट सुटेबल हियर। तो ये प्रैक्टिस और ये खुद के दिमाग से आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच सकते हो, पर कौन सा फिट होगा वो मैं तुम्हें डिस्कशन के वक्त बताऊंगा। आई होप चीजें तुम्हें पता चली हो, बट मैं क्वेश्चंस तो अब दूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मुझे निराश कर दिया, तुम अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, भेजते भी नहीं हो सॉल्यूशन। और बाकी बैचेस वाले तो इतने सॉल्यूशन भेजते, कम से कम 20-25 बच्चे फिक्स है कि सॉल्यूशन देंगे ही देंगे, वो तो और मांगते आगे बढ़ के कि सर क्वेश्चंस दो और, क्योंकि हम पूरे दिन का 15-20 मिनट या आधी घंटा रखते ही आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमें भी अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि फाइनल एग्जाम इन आईआईटी जिसका अगर टारगेट है तो याद रखना, वहां रटी रटाई चीजें नहीं आएगी, वहां मेरी वेराइटीज नहीं आएगी, वहां मेरे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। ठीक है, वहां ये पता चलेगा कि किसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और कौन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए नए वैरायटी के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाता है। उनके लिए आईआईटी बनी है, उनके लिए मैं तैयार करवा रहा हूं तुम्हें। पर अब खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो एक इंटीजर टाइप का जो एक आखिरी क्वेश्चन बचा था वो देख लेते हैं। फाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of a plus b omega plus c omega square if a comma b comma c are number 1
दो टाइप के दे रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों टाइप के IIT JEE में पूछ लिया, एक 2018 में आया था और एक बहुत साल पहले आया था, ठीक है। तो उन्हीं दो में से एक वैरायटी में हमारे मॉड्यूल में गिवन है, तो हम दोनों ही डिस्कस कर लेते क्योंकि दोनों ही IIT के क्वेश्चन है। ऑल if ABC are number 1 all distinct integer, सबके सब डिस्टिंक्ट है। नंबर 2 आर ऑल नॉट सेम। अब क्या अंतर होगा इस स्टेटमेंट का वो हम आखिरी में देखेंगे। आर ऑल नॉट सेम इंटीजर। ठीक है, अब अगर हमें इस क्वेश्चन को समझना है तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। क्या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है पहले तो ये बताओ, अगर किसी ने मॉड्यूल ओपन करी हो और न्यूमेरिकल टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखा हो तो शायद तुम्हें, हाँ, तो तुम्हें इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो करना कैसे है तो जरा समझते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। नंबर 1 पॉइंट, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल नंबर ही होता है, ठीक है। रियल नंबर। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, z का मॉड्यूलस जो भी होगा वो z कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस वही होता है, ये भी हमने पढ़ा है। मैं सब बता रहा हूं क्या क्या यूज होने वाला है इस IIT JEE के क्वेश्चन में। चौथा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, वैसे तो ये यूज नहीं होगा शायद, बट स्टिल ये तुम्हें याद रखना है। ये 4 हो गई प्रॉपर्टी। पांचवी, मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार। ये पढ़ी कि नहीं ये सब चीजें? ये सब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा। ये सब पढ़ा है। ठीक है, अब हम आते हैं 6 प्रॉपर्टी पे। ये तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई। छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी है, क्या तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है? शायद हमने पहले भी यूज करी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी Yes, माइनस sir. ए होल स्क्वायर। हाफ बाहर है और बाकी सब एडिशन में, स्क्वायर का सम है। सातवीं प्रॉपर्टी, ए क्यूब, ये यूज होगी नहीं बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये ऊपर वाली टर्म पूरी आ जाएगी जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। फिर ये हमने देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। और भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में जो अभी तक मैंने बताई नहीं, बट वो मैं बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ा था। कुछ है नहीं, तुम खुद भी डिराइव कर लोगे, कोई किताबों में दी नहीं रहती है बट ये यूज होती है बहुत ज्यादा। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा? इस पूरी टर्म का कॉन्जुगेट, एबीसी रियल है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब मैं कॉन्जुगेट अलग करूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, और सब रियल नंबर्स का जब मैं सेपरेट करूंगा कॉन्जुगेट तो रियल का कॉन्जुगेट तो रियल ही होता है। इतना समझ आता है? यस और नो? यस सर। चलो, नौवीं प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, जो अभी मैंने बताया। एक और भी चीज होती है ये जो अब तुम देखोगे इस क्वेश्चन में, जो कि यहां यूज हो रहा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है सर, ये कैसे आया? तो तुम खुद डिराइव कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूं। सबको मल्टीप्लाई करना, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा। अब ए बी ओमेगा स्क्वायर जहां तुमने लिखा है, एक टर्म ये भी आने वाली है बी ए ओमेगा, और जब ए बी को बाहर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 काम आएगी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम -1 लिख सकते हैं, तो वो माइनस ए भी हो जाएगा। समझ आ गया कैसे डिराइव होगी? सबको मल्टीप्लाई कर करके आरएचएस से एलएचएस आएगा, ठीक है, नॉट फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, पर यूज हमारा एलएचएस से आरएचएस हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने वैसा लिखा है। कर लोगे डिराइव की करके बताऊं? सबको मल्टीप्लाई करके और ये यूज कर लेना, कर लेंगे फैक्टर्स सर। निकाल के फैक्टर्स बना के, बहुत इजी है, ये हो जाएगा। तो इसी से फिर अपन एक प्रॉपर्टी ये भी बना सकते हैं बहुत इजीली, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये यहाँ यूज नहीं हुई,
जैसे कि ये भी यहाँ यूज नहीं होगी, बट आगे जाके कभी पूछ ले तो याद रखना a प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रहेगा, और बगल वाली पूरी टर्म को अगर फैक्टराइजेशन में तुम्हें बोला जाए या जरूरत पड़ रही है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कहीं। ठीक है, ये टोटल मिला के 10 थिंग्स जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगी। एक कॉन्सेप्ट और यूज होने वाली है, वो भी मैं बता देता हूं। यहां तक कोई डाउट? किसी भी पॉइंट में, इन 10 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अब तुम देखो कितनी सारी चीजें लेते हुए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तब जाके एक IIT JEE का क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है एक बहुत बेहतरीन। एनी डाउट टिल दिस 10 पॉइंट्स? यस और नो? नो सर। ठीक है, नो सर। अब मैं तुमसे पूछता हूं 11वां पॉइंट, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर a कॉमा बी कॉमा सी मेरे इंटीजर्स हैं? तो उसमें 3 टाइप की मिनिमम वैल्यूज आ रही है अलग अलग केसेस में, जिसमें से 2 केस यहां यूज होंगे हमारे। ठीक है, सबसे मैं पहले पूछता हूं कि इन जनरल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस एक्सप्रेशन की? कोई भी सोच के बता सकता है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? दिखेगा तुम्हें कहीं ना कहीं और तुम जवाब दे सकते हो। हाँ, कितनी होगी मिनिमम वैल्यू इन जनरल? बस एबीसी को मैं इंटीजर लिख दूं तो सर 3 0 होगी। जीरो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन में जीरो हाँ, देखो एक सेकेंड, देखो इधर एबीसी यहां पे हमारे इंटीजर्स हैं। ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, पॉइंट नंबर 6 से हम बोल सकते हैं 3 होल स्क्वायर का सम। अब होल स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है इन जनरल, तो पहला भी 0, तीसरा भी 0, तीसरा भी 0। मतलब अगर तीनों के तीनों बराबर हो गए तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो हमें पता भी है। तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 0 मिलेगी। अगर तीनों एबीसी बराबर हो जाए तो होल स्क्वायर का सम पता ही तुम्हें 0 होता है, या होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है। पर ये तो कब, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा हो। ठीक है, सेकंड केस, अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं a b के बराबर है, नहीं सर b c के बराबर है। हाँ बेटा बोलो। ये तो तब होगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। नहीं, क्या बात कर दी तुमने? तीनों की वैल्यू को 2 मानो और आंसर बताओ क्या आएगा। तीनों की वैल्यू 2 मान लो, तीनों की वैल्यू को 3 मान लो, तीनों की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर मान लो, इंटीजर भी भूल जाओ। इन जनरल इंटीजर भी जरूरी नहीं है फर्स्ट केस के लिए, तो एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलो और कोई भी रियल नंबर फिट कर दो। अरे इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी यस सर, भी फिट कर सकते हो वैसे तो, बट मिनिमम वैल्यू 0 2 कर होगी रियल दिया, नंबर ओके की। हो रहा कुछ है। भी रख दो, होल स्क्वायर मिनिमम 0 होगा। कोई भी रख दो, a इक्वल टू बी करके मुझे 0 मिल रहा है, ना कि a और b दोनों 0 होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। दूसरा केस, अगर a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, अब ये ध्यान से समझना, अब मैं इक्वल नहीं मान सकता हूं, तो अब मिनिमम वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, ये भी कंफर्म है। तो अब क्या होगी? तीनों डिस्टिंक्ट है। तो अब मैं इस केस में लेना चाहता हूं फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू। दो इंटीजर्स के डिफरेंस का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी अगर ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट है? तो जवाब दो। जब वो दोनों नियर बाय होंगे, सबसे क्लोज होंगे, तो डिफरेंस कब से कम आएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए? यस सर। ठीक है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे वो वैल्यू मिनिमम ही आएगी। तुम अगर एक से ज्यादा गैप रख दो, मतलब ज्यादा गैप रख दोगे, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लोगे, तुम देख लेना वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फिर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मानो जो तुम्हें पसंद, सबके लिए सेम ही आने वाली मिनिमम। फिर बोलो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 3 बोलो, कोई भी इंटीजर्स 3 बोल दो। 0 1 2, 0 मतलब 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, अगर मैं 0 1 2 यहाँ पे रखता हूं तो 0 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 1 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, ये आखिरी याद रखना, 2 माइनस 0 2 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ? हाफ ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 0 या 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 6/2 मतलब 3। यस और नो? जवाब दो, क्या वैल्यू 3 आएगी? देख लो एक बार ध्यान से देख लो, कोई भी इंटीजर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा कि सर वो आखिरी वाले में तो गैप 2 की हो गई, तो अगर तुम कॉन्जिक्यूटिव हो गए तो एक में तो 2 की गैप आएगी ही आएगी। अब कोई बोल रहा है सर अगर मैंने 1 ले लिया, -1 ले लिया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने मीटिंग कुछ की। ओके, आवाज आ रही है सबको?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्चुअली लाइट चले गई थी, लाइट तो नहीं गई थी। एक्चुअली क्या हुआ, वो जो घर पे एक्चुअली कोई वो घर पे काम चल रहा है, तो घर पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो उनके बीच में वो ये अपनी केबल होती है ना, केबल वायर, जियो केबल का, जियो फाइबर केबल है, तो बीच में आ रहा था उनके काम के, ठीक है, तो उन्होंने वो वायर निकाल के रख दिया। और वो वायर निकाल के रख दिया, तो उससे क्या हुआ, नेट बंद हो गया। तो बोलते सर हमें तो पता नहीं था, हमें लगा कोई ऐसा वायर निकल रहा था, तो हमने सोचा निकाल के रख देते साइड में, कोई गिरेगा नहीं। तो ये सिचुएशन हो गई। कहाँ तक था, मैं कहाँ तक बता दिया था, जरा मुझे बताओ, मुझे याद नहीं है। कहाँ तक तुम कनेक्टेड थे? कंसेक्यूटिव Equal to B, not equal. एंड सी हाँ। इक्वल नहीं है, और वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए। बिल्कुल, और आंसर 3 आ जाएगा उससे, मिनिमम वैल्यू। भूलना मत, ये एक्सप्रेशन बहुत काम आएगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ तो काम आ ही रहा है कॉम्प्लेक्स में। तीसरा, तुम देख रहे हो, एक पूरा ये हम नॉर्मल एल्जेब्रिक चीजें पढ़ रहे हैं, पर ये काम आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे देखेंगे कैसे, वो तो बाद में। थर्ड सर पॉइंट, स्क्रीन शेयर। सर हमने स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग नहीं की। अरे अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया मैं वो भी। मतलब तुम देख ही नहीं पा रहे थे स्क्रीन, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी तक तो मैं सेम ही चीज बोल रहा था तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी चीज में, अब मैं बोल रहा हूं ऑल आर नॉट सेम। अब ऑल आर नॉट सेम का मतलब क्या, यहां पे भी जैसे एक केस वही आया है, ऑल आर नॉट सेम का मतलब क्या है? क्या तीनों डिस्टिंक्ट होंगे कि कुछ और है इसका मीनिंग? सोच के बताओ। ऑल आर नॉट सेम, दो नंबर के सब बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। सुनो, ऑल आर नॉट सेम का मतलब है कि तीनों बराबर नहीं होंगे, बट क्या दो बराबर हो सकते हैं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी टाइप का? Yes, Yes or no? sir. यस बिल्कुल, सब बराबर नहीं होंगे, पर दो तो बराबर हो सकते हैं। ऑल आर नॉट सेम का मतलब ये है। और सेकंड जो था, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सबके सब अलग अलग है, तो वो अलग हो गया पॉइंट, ठीक है। तो अब ऑल आर नॉट सेम, तो क्यों ना हम मिनिमम वैल्यू के लिए तो फिर ऐसा मान ले कुछ, ए इक्वल टू बी, और बी और सी को कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा इसमें। बोलो एग्रीड और नॉट? ए बी को इक्वल ले लेते हैं, यस सर। और सी को कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, बी सी को या ए सी को, वो दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों केस से मिनिमम मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, ऑल आर नॉट सेम वाला। तो अगर मैं ए इक्वल टू बी लेता हूं, मान लो, तुम किसी भी दो को बराबर ले सकते हो, और तीसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव, जस्ट नियर बाय वाला क्वेश्चन, क्योंकि तीनों को इक्वल नहीं ले सकता मैं, तो इक्वल टू बी में ये 0 हो गया। मान ले कोई वैल्यू 1,1,2, ये तीन वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी तीन मान सकते हो तुम इस टाइप की, ठीक है। अब 1,1,2 तुम लेते हो, तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर 1, और 2 - 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 0 + 1 + 1 बाई 2, स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर भी करना है और फिर ऐड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो ये मेरे पास तीन आंसर आए इस क्वेश्चन के, मतलब इस पार्ट के, कि मिनिमम वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन की पूछते हैं, और ये सब कुछ डिपेंडेंट था किस चीज पे से, ये फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में लिखना, पॉइंट नंबर 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेस था। तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहां यूज हुई है, और अगर ये सब समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। बोलो क्या आ जाए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर निकालते हैं। अब करें डिस्कस? yes, sir. ठीक है, चल। मॉड ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछिए। मॉड ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट मॉड z। अंदर वाली वैल्यू को मैंने मान लिया a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, मान सकता हूं, और फिर हमें इस मॉड z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी मॉड आता है तो जनरली अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते और उस टाइप से लिखते हैं, पता है ना। तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के बजाय, इंस्टेड या एल्स, आई विल बी फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z का स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ेगा? बस एक अंडर रूट का स्क्वायर, बाद में फिर से अंडर रूट कर लेंगे अपन, फिर से अंडर रूट कर लेंगे। क्यों? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं मॉड z के मिनिमम का स्क्वायर निकालता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है, इसको क्या कहेंगे, z into z बार। इसके बाद हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमें एक टेक्निक पता है कि मॉड z जब भी होता है तो हम स्क्वायर करते हैं। अब यहां हम स्क्वायर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे आखिरी में, बताओ, अंडर रूट। तो मुझे मॉड z की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
तो मॉड z का मिनिमम का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको हम z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज z? z क्या माना है मैंने? ये माना है। तो z बार क्या बनेगा? थोड़ी देर पहले ही देखा था, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। सी ओमेगा, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद z इंटू जेड बार भी हमने पढ़ लिया है। ये मेरा मॉड z का स्क्वायर चल रहा है। कितना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट? अभी देखा था अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कहां पड़ा सर? तो तुम देख सकते हो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पॉइंट नंबर 9। समझ आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद ये वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अब मेरे पास इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है, और हमने इसके बाद की सब थ्योरी तो पढ़ ली है। तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये मिनिमम, ये मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम निकालने हम निकले थे। मॉड z की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, हम उसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। पहला पॉइंट z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट उसका एक्सपांशन, चौथा पॉइंट हाफ ऑफ ये करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पहले नंबर पे। पहला केस था ऑल आर डिस्टिंक्ट। ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और a b c क्या है हमारे? इंटीजर्स है। फ्रैक्शनल या पॉइंट में मत ले लेना, वरना तुम बोलोगे सर फिर तो और छोटी वैल्यू भी हो सकती है। तो व्हाट विल बी द आंसर? अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मॉड z के मिनिमम के स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने देखी। डिस्टिंक्ट में हम क्या मानते हैं हमेशा? कॉन्जिक्यूटिव। Consecutive numbers. और अगर हम कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, लेट सपोज 1 2 3, तुम कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कोई से भी मान सकते हो। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 3 4, by 2. तो ये आ गया 4 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2 3. मतलब 3। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। बट आंसर विल नॉट बी 3 फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? आंसर क्या होगा? लेना पड़ेगा सर। रूट लेना पड़ेगा, दैट इज √3. ठीक है। प्लस माइनस नहीं लगाए क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दो मत ले लेना प्लस माइनस। जनरली तो स्क्वायर का जब भी अपन अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं। ये आ गया। अब अगर यहीं पर ही मैं तुमसे दूसरा केस पूछता हूं, ऑल, आंसर बोलोगे तुम्हें? ऑल आर नॉट सेम, तो दो को तो बराबर ले सकते हैं, पर तीसरा बराबर नहीं होगा। So 1 होगा. बिल्कुल सही। ए बी सी मेरे इंटीजर्स हैं, तो मैं a इक्वल टू बी मान लेता हूं और c जस्ट कॉन्जिक्यूटिव मान लेता हूं, क्योंकि उसी में मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इंटीजर्स तो बोल ही दिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है वो, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मॉड z के मिनिमम का स्क्वायर हाफ ऑफ 1 कॉमा 1 कॉमा 2 मान लो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल स्क्वायर भी करना है, और 1 माइनस 2 फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर 1, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। बट आंसर भी 1 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट जब मैं लूंगा प्लस माइनस मत लगाना, मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, तो 1 आएगा। दिस वाज द 2 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन आईआईटी जेईई। हाँ जी बोलिए। सर वो जो पर्टिकुलर रिजल्ट आपने अभी कराया था 2 मिनट पहले, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको अभी यहाँ पे यूज किया, हाँ तो मिनिमम वैल्यू 0 3 और 1 आएंगे, इनको हम याद कर सकते हैं क्या? सिर्फ हाँ, ये याद तीन? कर सकते हो इस एक्सप्रेशन के लिए, इन 3 केस के अकॉर्डिंगली। और मैंने लॉजिकली भी बता दिया, कभी भूल जाओ तो तुम्हारे दिमाग में रहे। ओके, याद करना है, तभी तो मैंने ऐसा प्रॉपर्टी बताया। और कहीं चेंज तो नहीं हो सकता ना? नहीं, इन कंडीशन से सेम ही रहेगी, कंडीशन लगी हुई है सब में, कब कौन सी वैल्यू होगी, किस एक्सप्रेशन के लिए होगी, इंटीजर माना है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये सब चीजें याद करने के साथ फिर ये वैल्यू फिक्स होगी। ओके, अगर सब कंडीशंस याद रखते हो तो तुम बिंदास कहीं भी लगा सकते हो, पर अगर कंडीशन में कुछ हेराफेरी हो गई एग्जाम में तो डायरेक्ट वैल्यू मत यूज कर लेना, बदल सकता है, इसलिए मैंने प्रूफ भी बता दिया तुम्हें। तो ये हमारी टोटल प्रॉपर्टीज हो गई सब, ठीक है। और उसके बाद हमने ये चीजें भी देख ली। एनी डाउट? ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। Yes. ठीक है, चल ये हमारा हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इजी है बट कर ही लेते हैं डिस्कस, उसके बाद ही हम
नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा बहुत बेसिक आज मैं बता दूंगा, जो हमने पहले पढ़ लिया रिवाइज भी हो जाएगा। इफ z is a complex number, if z is a complex number such that imaginary part of z is non-zero। इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है? बोलो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? जवाब दो। y जीरो नहीं हो सकता। रियल नंबर। बिल्कुल। कॉम अगर मैं z को मानता हूं, रियल नंबर थोड़ी ना बोलूंगा यार, क्या बोल रहे हो? z को अगर मैं x प्लस आयोटा y लिखता हूं z, कॉम्प्लेक्स तो y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये हो गया, मतलब एक नॉन रियल नंबर होगा। x जीरो हो सकता है, x के बारे में कुछ नहीं बोला। इमेजिनरी पार्ट मतलब y इज नॉन जीरो। अगर मैं x प्लस आयोटा y अज्यूम करता हूं तो y नॉट इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब ये एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये डैम श्योर है। अब वो प्योरली इमेजिनरी हो, वो भी केस हो सकता है, x जीरो हो गया तो प्योरली इमेजिनरी, पर कभी भी प्योरली रियल नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल इमेजिनरी और दोनों का मिक्सअप, दोनों तीनों सर वो चीजें। एक्सप्रेशन में z स्क्वायर है ना, z स्क्वायर प्लस z प्लस। हाँ, ये दूसरा एक्सप्रेशन अब फिर लिखा है इफ, या इफ करके भी लिख सकते हो। इफ a इक्वल्स टू, ये भी IIT JEE का बहुत पुराना क्वेश्चन है। इफ a इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z प्लस वन इज रियल, तुम्हें बोल दिया है कि ये टर्म रियल है। रियल मतलब ये a रियल है। a रियल का मतलब क्या है? a का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। और पहले स्टेटमेंट में z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा ये क्वेश्चन है, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्वेश्चन में तुम्हें बता ही दिया है। तो अब तुम्हें करना क्या है? देन a कैन नॉट बी, a क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तुमसे पूछ रहे हैं कि a क्या नहीं हो सकता है, तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। नंबर वन -1, नंबर टू 1/2, नंबर थ्री 1/3 एंड नंबर फोर 3/4। दिस आर द फोर ऑप्शंस। इसमें से एक क्या नहीं होगा 100%, हम उस पे कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आखिरी क्वेश्चन है वैसे तो, एक और क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली। आज थोड़ा बहुत सीक्वेंस भी पढ़ा दूंगा मैं। कुछ क्लिक हुआ कि मैं ही बताऊं? देखो इधर कैसे करेंगे। क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, पर आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा दिया ही नहीं उन्होंने बोला है, चलो ये तो हमें पता है, ये दिमाग में रखना है। a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन दिया हुआ है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो एस a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, पर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब नॉन रियल है। तो अब क्या करें, इन दोनों को कैसे यूज करेंगे? तो तुमने अगर एनसीईआरटी भी करी होगी तो ऐसी चीजों को यूज करने का एक तरीका है। जब तुम्हें बोलते प्योरली रियल या जब तुम्हें बोलते प्योरली इमेजिनरी, तो इसको सिंप्लीफाई करो और इसका जो कुछ भी इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको क्या करूंगा बताओ? इसका जो कुछ भी इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा। अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो इस
क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का जो भी रियल पार्ट आता मैं उसको 0 कर देता। ठीक है, बहुत ही बेसिक वेराइटी है। तो z को हमें जब कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें क्वेश्चन को इनिशिएट करना है तो तुम्हें मैंने कई बार बताया। खुद सॉल्व कर दे। क्या वापस बोलो, क्या बोला बेटा? कुछ नहीं सर। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, तो इसके बाद एक इसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब रियल को इकट्ठा कर रहा हूं, प्लस एक्स प्लस 1, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये रियल है, और ये भी स्क्वायर होने के बाद रियल हो गया माइनस वाई स्क्वायर। और आयोटा वगैरह सब बता दो कितना है आयोटा में, 2xy प्लस y, ये मेरा a है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, व्हाट वुड बी आई एम राइटिंग हियर आफ्टर दिस स्टेप, क्या लिखूंगा मैं? तो 2xy plus y is equal to 0. as imaginary part of a is 0, तो 2xy plus y equals to 0, कॉमन निकल रहा है हमारा y, तो बचेगा 2x plus 1 equals to 0, बट s y not equal to 0। बताओ ये कैसे लिखा मैंने, क्वेश्चन में गिवन था, अब समझ में आया वो क्यों दिया, ये रहा इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो मतलब y नॉट इक्वल टू 0, और वो इसी के लिए ही दिया था। तो सिमिलरली दिस इंप्लाइज 2x plus 1 equals to 0 मतलब x equals to minus half, पर यहां पे तो पूछा एक कैन नॉट बी, ऐसा बोला है, तो चलो x मेरा माइनस हाफ तो आ गया, एनी डाउट इन दिस पार्ट टिल हियर, x मेरा माइनस हाफ, नो सर। No, ठीक sir. है, अगर x मेरा माइनस हाफ है तो कोई हिम्मत करेगा इसको वापस से रखने की इन a, क्योंकि a पे क्वेश्चन है, तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 आयोटा टाइम्स ऑफ 0 ही आएगा, 0 मान के ही तो वो लिखा था। तो अगर ये एक्सप्रेशन आ गया तो a किसके बराबर आ रहा है बताओ, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ होता है, और हाफ प्लस 1/4 3/4 होता है, 3/4 माइनस वाई स्क्वायर, और i ऑफ 0 तो 0 हो गया, ये आ गया। इस एक्सप्रेशन के बाद कोई भी मुझे बता सकता है कि a क्या नहीं होगा, बहुत इजी है, अभी सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेंटल एबिलिटी जैसा। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 3/4 माइनस वाई स्क्वायर को 4 ऑप्शन के साथ इक्वेट कर सकते हैं, फिर जिसमें इमेजिनरी आया तो मतलब 3/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ठीक है, वो अभी हम ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो भी हम कर सकते हैं, वैसे तुमने ऑप्शन तो देख लिए। ठीक है, अब इधर देखो, क्या तुम्हें, या मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या y 0 हो सकता है? नो सर। No, sir. तो अगर y 0 नहीं हो सकता तो क्या कभी भी a कभी भी 3/4 होगा क्या? नो y सर। 0 नहीं होगा No, तो sir. a कभी 3/4, और अगर a 3/4 नहीं होगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही तो यही था कि कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, आंसर होगा 3/4, कैन नॉट बी, बाकी सब तो पॉसिबिलिटीज है, पर 3/4 नहीं होगा, सिंगल करेक्ट में आया था IIT JEE में, बहुत इजी था, तुम देख रहे हो पूरा कॉन्सेप्चुअल, जैसा बोला है वैसा करो, आखिरी में अपने आप ही तुम देखोगे ओ तेरी आंसर आ गया हमारा, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पता नहीं था कि आखिरी में क्या होने वाला है, पर जो चीज दी थी अप्लाई करते गए करते गए करते गए, फाइनल में आंसर आके आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसा हो गया ये क्वेश्चन। एनी डाउट, एनी डाउट एनीवन, किसी को कोई भी डाउट है देख लो एक बार। Yes or no? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज हम शुरू करते हैं, बट चलो एक क्वेश्चन, अब तो मैं चैलेंजिंग में तुम्हें देता नहीं हूँ, अब तुम करते तो हो नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन चलो बाद, कहाँ करते हो तुम, तो करते ही नहीं हो। नहीं यस सर, देख सर कर करेंगे ना सर। तो मतलब तुम वेट कर रहे थे कि मैं Yes, तुम्हें sir. इतना लेक्चर, अच्छा यस सर,
वेट कर रहे थे तुम कि सर इतना बोलेंगे फिर हम करेंगे। नो, आप दो ऐसा बोल। चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। इफ इस क्वेश्चन देने का मेरा एक रीजन और था कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में फंक्शन मुझसे पूरा नहीं पढ़ा है तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ यूज होगी तो वो मैं रिवाइज करवा दूंगा, फंक्शन रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। पर जिसने पढ़ लिया है वो जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfies the inequality means expected है, satisfies the inequality log बेस में 1/√2 mod of z square प्लस ट्वाइस ऑफ mod z प्लस 6। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जिसको लॉग आता हो। अपॉन में ट्वाइस ऑफ mod of z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mod z प्लस 1 लेस देन 0, देन mod z बिलोंग्स टू, mod z का तुम्हें इंटरवल निकालना है, mod z की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, mod z बिलोंग्स टू। करोगे ट्राई? इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, इजी है पर एक बार ट्राई करो, ये तो बहुत आसान 5 मिनट का ये, बट तुम ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि अब हम क्या सीक्वेंस सीरीज शुरू कर सकते हैं, इसको यही वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को, यस सर। ठीक है? अब मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करो, जो मैंने शीट्स दी है वो सॉल्व करो, सिंगेज का वो पार्ट मत करना, ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है। एक nth रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट भी मत करना फ्रॉम सिंगेज, ये दो पार्ट छोड़ देना, एक nth रूट ऑफ यूनिटी और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, वो जो रहने देना, अभी मैंने बताया तो है पर तुम फिर भी अभी स्किप कर सकते हो, हम पार्ट 2 में जब और वेराइटीज देख लेंगे तब तुमसे वो सिंगेज के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है? सर, इसके अलावा तुम सिंगेज कर सकते हो। क्या? संगेज में कंबाइन दिया है दोनों। हाँ, वो पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमने डिवाइड करा है, मैं रीजन भी बता दूं क्यों, क्योंकि ना बहुत सारा ज्योमेट्री पार्ट दैट इज इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, सर्कल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें ना डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और जब वो पढ़ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 तुम्हें फिर आसान लगेगा, इसलिए वो पार्ट 2 में रखा है। और एक और भी रीजन है, अभी वो तुम्हारे बोर्ड में भी नहीं आने वाला है, बोर्ड में है ही नहीं पार्ट 2, तो तुम्हें स्कूल के एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस कारण उसको हमने आखिरी के लिए छोड़ दिया। क्योंकि फिर मुझे भी क्या, बहुत सारी, जैसे मैंने तुम्हें सर्कल पढ़ाया, देखो लाइन पढ़ाया, अब मैं और ज्योमेट्री में जाता फिर तुम्हें इलिप्स भी पढ़ाना पड़ता, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए मुझे और डेप्थ में जाना पड़ता, तो हम पूरा कोनिक ही पढ़ लेते। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है तुम्हें कि एकदम कभी आए कभी ज्योमेट्री तो तुम एकदम ऐसा नहीं हो जाए हो ये क्या है, आइडिया दे दिया है, बाकी डिटेल में अपन पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ओके चल, तो इसको तो हम यहीं एंड करते हैं और अब हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट भी करते हैं। जस्ट अ मिनट,